राजस्थान के प्रभारी और अपने बयानों और ट्वीट से तेज तर्रार बातों से जाने वाले प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, इंडिया टीवी पे बातचीत करने के लिए स्वागत है आपका। सर, राजस्थान आप जब से आए और जब आप आए तो उसके बाद ऐसा लगा कि पार्टी में एक नई ऊर्जा मिलेगी। इतने दिनों के पूरे आपके रिसर्च में आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अब तक के क्या चीज़ें हुई हैं? पार्टी ने बहुत बेहतर की क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए, राजस्थान वैसे भी भारतीय जनसंघ का गढ़ रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना काल से लेकर के जिन लोगों ने राष्ट्रवादी विचारधारा की जड़ें जमाने में यहाँ भूमिका अदा की है, उसने भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन को पहले से ही बहुत पुख्ता कर रखा है। हम कांग्रेस की एक पूरी तरह से असफल और अकुशल सरकार को हरा करके 2023 में सत्ता में आए थे, तो हमारी लोकप्रियता को लेकर के तो कभी कोई संदेह नाम की चीज़ नहीं थी। ये ज़रूर था कि एक लोकसभा चुनाव में थोड़ा सेटबैक हम लोगों को लगा था। हमने 11 सीटें हारी थी। हमारा कार्यकर्ता बहुत भावुक होता है और हमारे पास पेड एम्प्लॉय नहीं होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तन मन और धन। हमारा कार्यकर्ता सचमुच तन भी देता है, मन भी देता है और अपना धन भी लगाता है। बदले में उसको सिवाय इसके कि एक सुख मिल जाए कि हमारी विचारधारा देश में प्रभावी हो रही है, उससे अधिक न तो उसको कुछ मिलता है न वो कुछ अपेक्षा रखता है। मैं जब आया था तो मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मैंने देखा कि लोकसभा चुनाव की थोड़ी सी हल्की सी निराशा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी निराशा उनके मन में थी और मैंने महसूस किया कि थोड़ा फ्रंट फुट पे खेल करके कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जाए और मैंने उसका फल देखा। उपचुनाव में 7 सीटें थीं। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट थी। हमारे माननीय विधायक अमृतलाल जी की दुखद मृत्यु हुई थी, वही 1 सीट थी और उस 1 सीट की जगह हमने अभी माननीय खुशवंत सिंह जी गए हैं। रामगढ़ की सीट जीतना असंभव मानी जाती थी। झुंझुनू तो अकाट्य माना जाता था कि ओला परिवार का गढ़ है। देवली उनियारा में हम लोग नहीं के बराबर जीतते थे और खिंवसर में तो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा जैसा चलता था। कार्यकर्ताओं का उत्साह था, संगठन ने मेहनत की, रणनीति बनाई और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा सक्रिय योगदान चुनाव को अपने हाथ में लेकर के दिया और इसका फल ये हुआ कि हम 7 में से 5 सीटें अच्छे मार्जिन से जीत गए। 1 सीट हम 2000 वोट से हारे, 2300 वोट से, और 1 सीट में पिछले 2023 के चुनाव में 77,000 की गैप थी जो घट करके 22,000 हो गई। तो आज हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान पूरी तरह भाजपामय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% विश्वास करता है और पिछले 1 साल में जो हमारी भाजपा की सरकार ने राजस्थान में काम किया है, उसके प्रति भी लोगों को ये आस्था है कि हमारी सरकार ईमानदारी के साथ जनता को डिलीवर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि क्या वो निराशा भाषा में बदल पाई है कार्यकर्ताओं में? क्योंकि कई कार्यकर्ताओं और विधायकों से तो आप बातचीत कर ही रहे हैं। देखिए, आज के दिन जो मुझे एहसास है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। कार्यकर्ता मुझसे ये कहते हैं कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं। वो सीधे प्रत्यक्ष मंत्रियों तक और विधायकों तक पहुंच रखते हैं और उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि चुनाव के बाद की ये जो सकारात्मक परिवर्तन है, इसका श्रेय हमें सरकार में बैठे हुए लोगों को देना चाहिए।
जहाँ तक मेरी बात विधायकों और कार्यकर्ताओं से हो रही है, वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी है, नेता मंत्रियों की सुनवाई होती नहीं है। आपको लगता है कि अफसरशाही हावी हो रही है और क्या ये चलन सही है प्रदेश में? अफसरशाही हावी हो रही है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। मैं कल से यहाँ आया हूँ और कतिपय 7-8 मंत्रियों से भी मिला हूँ और मैं उन सबसे ये बात कर रहा हूँ। तो उन मंत्रियों के मन में अपने को, अपनी गतिविधियों को लेकर, अपने कामों को लेकर के एक विश्वास की बात दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हों कि अफसरशाही हावी है, क्योंकि वो जब मंत्रियों से मिलते होंगे तो मंत्री उनके कागज़ को देख के कहता होगा कि हाँ मैं प्रयास करूँगा, लेकिन हर काम तो हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी सुचिता में विश्वास करती है, पारदर्शिता में विश्वास करती है, नीति नियमों में विश्वास करती है। तो बहुत से काम होते हैं, कुछ एक काम नहीं होते होंगे। तो ऐसे लोग जिनके गलत काम नहीं होते होंगे, उनके मन में, उन्होंने भी पार्टी के लिए समय दिया है ना, उनके खून पसीने से ही पार्टी बनी है। तो धीमे धीमे उनके मन में तात्कालिक रूप से एक एहसास होता होगा, लेकिन जब वो सारी व्यवस्था देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है, एक नई प्रकार की राजनीति के लिए काम कर रही है, नियमबद्ध तौर तरीकों के लिए काम कर रही है, तो धीमे धीमे वो सब भी संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ से लेके दिल्ली तक में जो बड़े लोगों से हमारी बातचीत होती है, एक एक तर्क निकल के आता है कि अनुभव की कमी है इस सरकार में। नए मंत्री हैं, वो सरकार को बहुत अच्छे से नहीं चला रहे हैं। ऐसे वक्त पर तजुर्बेकार नेताओं की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ताकि अपोजिशन जिस तरीके से आपको विधानसभा से लेकर सड़क पर घेरता है, उसको सही से जवाब दिया जा सके। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में अनुभवशील नेताओं की कमी है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। देखिए, परिवर्तन इस संसार का नियम है। भारतीय जनसंघ से लेकर के आज तक हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे विधायक हैं जो अच्छी उम्र के हैं, जिनके पास एक व्यापक अनुभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2029 और 2030 की लड़ाई नहीं लड़ती है। हम सिर्फ अगला विधानसभा चुनाव नहीं देखते और अगला लोकसभा नहीं देखते। हम 25-30 साल बाद की तैयारी करते हैं, क्योंकि सत्ता में आने का हमारा उद्देश्य कुर्सी पर बैठ के लाभ नहीं लगना है, पूरे देश के माहौल को बदलना है। जिन मुद्दों पर हम पार्टी चलाते हैं, उन मुद्दों को लोगों के जनमानस के मन में बैठाना है। और एक समय आएगा, अगर हम नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब वैक्यूम हो जाएगा। तो कभी न कभी इस बात का प्रयास करना होता है कि नई पीढ़ी को भी स्थान मिले और पुरानी पीढ़ी का आशीर्वाद मिले। यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करती है। आप आसपास के अन्य राज्यों में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नए चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सफल रहे हैं। तो ठीक है, नए हैं वो, लेकिन उनका बड़ा पुराना राजनीतिक अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में वो 15 साल महामंत्री के रूप में काम करते रहे हैं और सरकारों को भी उन्होंने देखा है, अधिकारियों को भी देखा है और कार्यकर्ताओं से सीधे संबद्ध हैं। इसलिए नएपन के आधार पर मैं कोई टिप्पणी करूं, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो ये देख सकता हूं कि नए चेहरों ने मिलकर के राजस्थान में जो संदेश दिया है, 2030 का चुनाव जब 2028 का चुनाव जब आएगा तो नयापन, नए नेताओं का ये समूह राजस्थान में एक अलग क्रांति करेगा और हम 200 में से करीब 160-170 सीटें जीत कर लाने की स्थिति में होंगे। पुराने नेताओं का क्या होगा फिर? वसुंधरा राजे जैसे नेताओं का क्या होगा? क्या वो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही रहेंगी पार्टी में? शायद आपने उस प्रक्रिया को देखा नहीं है जो मेरे आने के बाद इस प्रदेश में चली है। वसुंधरा जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत समझदार नेता है और हम सब जानते हैं कि उनके 10 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितनी प्रशासनिक दृढ़ता और सुस्पष्टता के साथ काम हुआ है। आज भी वो पूरी तरह पार्टी में इन्वॉल्व हैं, हर महत्वपूर्ण मीटिंग का वो हिस्सा हैं, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सरकार में दखल भी है? सरकार में तो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी दखल है,
तो माननीय वसुंधरा जी का दखल नहीं हो, ये कैसे कहा जा सकता है? उनकी ही तो सरकार है कि उनके बिना सरकार है, उनकी ही सरकार है। इशारा बहुत बड़ा है आपका। नहीं, मैं इशारे में बात ही नहीं करता, मैं सत्य बोलता हूँ। सत्य यह है कि वसुंधरा जी हमारी बहुत बड़ी नेता हैं और पार्टी के लिए समर्पित नेता हैं। हर आदमी की अपनी अपनी कार्य पद्धति होती है, उनका आशीर्वाद माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री को पूरी तरह प्राप्त है, मैं ये कह सकता हूँ। इसका मतलब है इस मंत्रिमंडल अगर आप विस्तार कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे की जो तमाम नेता हैं साथ के वो इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई देंगे। मेरे को ये जानकारी नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और मैंने कभी इसको जानने का प्रयास भी नहीं किया है। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे कार्य क्षेत्र का हिस्सा भी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री का डोमेन है कि वो तय करें कि विस्तार होगा कि क्या होगा, बदलाव होगा। ये उनका काम है, वो तय करें और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करें। मैं उस बातचीत के बीच में अपने आप को बहुत दूर रखता हूँ। 1 साल का जो कार्यकाल हुआ है इसमें आप सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस रेटिंग आप कितनी मानते हैं? मानते हैं कि एक क्लास है और जो बातें चल रही हैं सरकार को लेकर, नेताओं को लेकर, वो न्यायोचित हैं कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब रही है जिसके चलते आपकी सरकार बहुत मजबूती से चल रही मैं है? ये कह सकता हूँ कि जीरो से यात्रा जो शुरू की गई थी वो धीमे धीमे हीरो बनने की ओर जा रही है। हीरो बनाने के नायक कौन है असली, ये तो बताइए। नायक तो भाजपा है। भाजपा के विचार हैं, भाजपा के सिद्धांत हैं, भाजपा का संगठन है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वसुंधरा राजे या अन्य जो बड़े नेता हैं उनको हाशिए पे जिस तरीके से रखा गया है, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ या अन्य हो, तो ये कहा जा रहा है कि सरकार में इनका दखल बहुत ज़्यादा मानने को वो तैयार नहीं, वो चाहते नहीं कि इन नेताओं का दखल हो। एक कैप्चर टाइप की स्थितियाँ प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सत्य वही नहीं है जो लोग कहना चाह रहे हैं। कल हम और गजेंद्र जी यहीं 2 घंटा बैठे थे और सरकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, नीतियां बना रहे थे और बेहतर कार्यप्रणाली कैसे हो, और राजेंद्र जी का और भजन लाल जी का क्या संबंध है, किस प्रकार से वो सहयोग कर रहे हैं और संगठन में भी वो कैसा सहयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी हम लोग 2 घंटे वो यहीं इसी कमरे में थे। वसुंधरा जी तो लगातार हम लोग के टच में है, मेरे उनके नितांत बहुत अच्छे संबंध है, मुझे रखना भी चाहिए, हमारी बड़ी नेता है ना। मीटिंग में किसी जगह पे क्यों नहीं नजर आती? आती हैं तो एक कटाक्ष उनके बयानों का जरूर होता है। ऐसा नहीं है। आहत हैं क्या वो? देखिए, ऐसा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, तो वो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको जितनी मीटिंगों में रहना होता है वो रहती हैं। मुख्य प्रधानमंत्री आते हैं तो रहती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो रहते हैं, दिल्ली में सारी बैठकें होती हैं तो रहती हैं। जहाँ उनकी ज़रूरत है उनके पद के अनुरूप, अब वो गली गली क्यों घूमेंगी इस समय? राष्ट्रीय नेता का कुछ तो अपना भी एक होता है ना, तो उस स्तर के हिसाब से जहाँ जहाँ उनको रहना चाहिए, जहाँ उनको महसूस होता है कि यहाँ रहने से हमको पार्टी को लाभ मिलेगा, वहाँ रहती हैं और अपनी वो गाइडेंस कर रही हैं पूरा? बिल्कुल कर रही हैं, सरकार को पूरा उनका आशीर्वाद प्राप्त है। एक आखिरी सवाल सर, क्या संगठन में बदलाव होने जा रहा है और क्या ज़रूरत है पार्टी को इस समय अपने आप को मजबूती से दिखाने के लिए, कार्यकर्ताओं में और जोश रखने के लिए? क्योंकि आपने भी कई बातें कही हैं कि कई नेताओं का कार्य प्रक्रिया नहीं सही है, कई मीडिया विभाग के जो लोग हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातें की आपको क्या लग रहा है कहाँ कहाँ ज़रूरत है सही करने की? देखिए, ये चर्चा मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता हूँ और संगठन में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ एक नियम है कि 5 साल के बाद हमारा कोई मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष दोबारा नहीं बनता है। तो जो हो लोग 2019 के पद पर आ गए थे, उन्हें अब बदला ही जाना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको बदलना है तो इसलिए उनकी कोई महत्व नहीं है, ये सोच नहीं है। इस 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत व्यापक अनुभव संगठन का पाया है, संगठन में समय दिया है, तो उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, उनको किसी बेहतर स्थान पर बैठाया जा सकता है। हमारे पास संगठन में इतने स्थान हैं जहां हर व्यक्ति अपने अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप संगठन में पहले की तरह योगदान कर सकता है, तो प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अशोक गहलोत जी, ऐसा लगता है कि राधा मोहन दास अग्रवाल जी के बयान का वेट करते रहते हैं कि जैसे आप कुछ बोलें और वो लपक के कुछ उसको
कमेंट करें। क्या लगता है कि वो जिस तरीके से बार बार कहते हैं कि भाई राधा मोहन दास अग्रवाल जी राजस्थान में आके बयान दे देते हैं, गठबंधन की बात होती तब आपके लेकर जिक्र करते हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो देश के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। मेरा सारा सम्मान उनको है। मैं एक पार्टी हूँ, हमारे पार्टी के समर्थन में तो वो बात करेंगे नहीं, और मैं अपनी पार्टी के विरोध में की गई बातों को स्वीकार भी नहीं करूँगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो ये राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं जिन्होंने बताया कि पार्टी ने ज़ीरो से सफ़र शुरू किया है और शिखर पर अब यहाँ पर कार्यकर्ता जा रहे हैं। मोटिवेट करने की हर वक्त ज़रूरत है, लेकिन एक संगठनात्मक रचना है, उस रचना के तहत अंदर बहुत सारे कार्यकलाप चल रहे हैं जिसको लेकर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।